टोबा का महाविस्फोट सिर्फ भारत को ही नहीं झुलसा गया था। सैकड़ों साल बाद भी उसकी राख और सर्दी की मार अफ्रीका तक पहुंची चुकी। जिस धरती ने लाखों सालों से इंसान को पाला था, वही धरती अब उसे बोझ लगने लगी थी। जंगल सूख रहे थे और इसी धरती पर एक प्रजाति अब सांस लेने के लिए भी संघर्ष कर रही थी, होमो सेपियंस। जरा उस समय के इंसान के बारे में सोचिए। वह कोई योद्धा या विजेता नहीं था। वह बस एक पिता था जो सुबह शिकार पर निकलता और शाम को खाली हाथ झुकी हुई नजरों के साथ लौटता था। वह एक माँ थी जो अपने बच्चे की प्यास बुझाने के लिए बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही थी। अफ्रीका, उनका अपना घर, अब उन्हें पाल नहीं सकता था। उनके पास दो ही रास्ते थे, या तो यहीं रुककर धीरे धीरे इतिहास से मिट जाएं, या फिर उस अनजान क्षितिज की ओर बढ़ें जहां शायद मौत हो, लेकिन शायद जिंदगी की एक उम्मीद भी। और फिर भूख ने उन्हें वह फैसला लेने पर मजबूर कर दिया जो शायद इंसानियत के इतिहास का सबसे बड़ा फैसला था। एक पूरा जनसमूह, बच्चे, बूढ़े, जवान, अपना सब कुछ समेट कर चल पड़े। चलते चलते वे जमीन के आखिरी छोर पर आ गए। सामने लाल सागर था जहां पानी ही पानी, और आगे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। विज्ञान कहता है कि उस समय हिमयुग आइस एज के कारण समंदर का स्तर नीचे था। अफ्रीका और अरब के बीच की दूरी आज के मुकाबले बहुत कम थी, लेकिन उन लोगों के पास न कोई नक्शा था, न कोई बड़ी नाव। उनके लिए वह छोटी सी दूरी भी मौत के कुएं जैसी थी। इसे आज हम बाब अल मंदब कहते हैं। कल्पना कीजिए उस डर की जब उन्होंने सूखी लकड़ियों और बांस से बने डगमगाते राफ्टर्स पर पहली बार अपने बच्चों को बैठाया होगा। न जाने कितने पिता, न जाने कितनी माताएं उस सफर में लहरों में समा गईं। न जाने कितनों का हाथ अपनों से छूट गया जो बच गए। वे लहरों से लड़कर अरब के तट, आज का यमन पर पहुंच गए। वे जिंदा तो थे, लेकिन वे अब बेघर थे। उनका घर अफ्रीका हमेशा के लिए पीछे छूट चुका था। पर उनका इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। अरब की जमीन भी सूखी और पथरीली थी। रेगिस्तान उन्हें निगलने के लिए तैयार खड़ा था। इसलिए उन्होंने एक समझदारी दिखाई। वे जमीन के अंदर नहीं गए, वे समंदर के किनारे किनारे चलते रहे। इसे हम तटीय प्रवास, कोस्टल माइग्रेशन कहते हैं। समंदर जिसने उनके अपनों को छीना था, अब वही उनका सहारा बन गया। उसने उन्हें खाना दिया। मछलियां, केकड़े, सीपियां, वे चलते रहे। 1 साल नहीं, 100 साल नहीं, बल्कि हजारों सालों तक। यह सफर एक पीढ़ी की नहीं, कई पीढ़ियों तक पूरब दिशा की ओर चलते रहे, बस एक ही उम्मीद में कि कहीं तो ऐसी जमीन होगी जो घर जैसी लगे। और फिर आज से लगभग 65,000 साल पहले उन यात्रियों के वंशजों को हवा में एक बदलाव महसूस हुआ। यह धूल की आंधी नहीं थी, यह ठंडी हवा थी। वे भारत की दहलीज पर खड़े थे। टोबा की राख, जिसने हजारों साल पहले यहां जीवन खत्म कर दिया था, अब वही राख उपजाऊ मिट्टी बन चुकी थी। कुदरत ने अपने घाव भर लिए थे। सूखे पेड़ों की जगह हरे भरे जंगलों ने ले ली थी। नदियां मीठे पानी से लबालब बह रही थी। जब उन थके हुए यात्रियों ने सिंधु और सरस्वती की उस हरी भरी धरती पर पहला कदम रखा होगा। कहानी का सुखद अंत अभी नहीं हुआ था। उन्हें लगा कि उन्हें स्वर्ग मिल गया है, लेकिन उन्हें खबर नहीं थी कि यह स्वर्ग भी उनकी एक कड़ी परीक्षा लेने वाला था। अफ्रीका के खुले मैदानों में वे दूर तक देख सकते थे, खतरे को भांप सकते थे। लेकिन भारत के जंगल घने थे, मिस्टीरियस थे। यहां हर झाड़ी के पीछे मौत छिपी थी। यहां के विशालकाय हाथी और दुनिया के सबसे खूंखार बाघ उन अजनबियों को घूर रहे थे। रात होते ही यह जंगल एक भूल भुलैया बन जाता था। खुले आसमान के नीचे सोना नामुमकिन था। तो सवाल यह है, उस पहली रात उस अनजान जंगल में हमारे पूर्वज जिंदा कैसे रहे, और भारत की जमीन पर इंसान ने अपनी पहली सुरक्षा कैसे बनाई। अफ्रीका से मीलों पैदल चलकर आए उन थके हुए यात्रियों के लिए भारत का घना जंगल किसी मौत के कुएं से कम नहीं था। यहां खुले आसमान के नीचे सोने का मतलब था सीधे मौत को दावत देना। उन्हें एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां दीवारें हों लेकिन दरवाजा न हो, और मध्य भारत के जंगलों में कुदरत ने उन्हें अपना सबसे नायाब तोहफा दिया। भीमबेटका ये साधारण गुफाएं नहीं थीं।
ये पत्थर के प्राकृतिक महल थे। इन विशाल चट्टानों ने उन्हें मूसलाधार बारिश से बचाया, कड़ाके की ठंड से बचाया और सबसे जरूरी, रात के अंधेरे में उन खूंखार जानवरों से बचाया। इतिहास में पहली बार इंसान को घर शब्द का असली मतलब समझ आया था। यह गुफा सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं थी, यह इंसानियत का पहला किला थी। जरा कल्पना कीजिए, आज से 60,000 साल पहले की एक सुबह की। तब कोई अलार्म क्लॉक नहीं थी, चिड़ियों की चहचहाहट और सूरज की पहली किरण ही उनकी घड़ी थी। जैसे ही आंख खुलती थी तो सबसे पहला विचार क्या आता होगा? शायद यही, क्या हम सब जिंदा हैं? दिन की शुरुआत चाय या कॉफी से नहीं होती थी। सबसे पहली जरूरत थी पानी। लेकिन उस दौर में नदी तक जाना भी एक फौजी मिशन जैसा था। कबीले के मर्द पहले बाहर निकलकर मुआयना करते थे कि कहीं झाड़ियों में कोई तेंदुआ तो घात लगाकर नहीं बैठा। जब रास्ता साफ होता तभी महिलाएं और बच्चे पानी के लिए नीचे उतरते थे। हर सुबह जिंदगी और मौत के बीच का एक जुआ थी। लेकिन रात के अंधेरे में उनका सबसे बड़ा रक्षक कोई इंसान नहीं था, वो थी आग। आग सिर्फ खाना पकाने के लिए नहीं थी, ये उनकी सिक्योरिटी गार्ड थी। जब तक गुफा के द्वार पर आग जलती रहती थी, जंगल का कोई भी जानवर अंदर आने की हिम्मत नहीं करता था। और यही आग उनका सोशल मीडिया भी थी। शाम को शिकार के बाद पूरा कबीला इसी आग के चारों तरफ बैठता था। यहीं कहानियां सुनाई जाती थीं, यहीं दुख सुख बांटे जाते थे। इस आग की गर्मी ने इंसान को एक दूसरे से जोड़ दिया था। लेकिन भारत बहुत विशाल था। जैसे जैसे इंसान फैला, उसे अलग अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ा। विंध्य और हिमालय के पास रहने वालों को ठंड का सामना करना पड़ा, इसलिए वे गहरी गुफाओं में रहते थे और आग पर ज्यादा निर्भर थे। वहीं जो लोग साउथ इंडिया में कर्नाटक आंध्र की तरफ गए, वहां मौसम गर्म था, वहां उन्हें गहरी गुफाओं की जरूरत नहीं थी। वे ग्रेनाइट की पहाड़ियों के नीचे या कभी कभी खुले में झोपड़ियां बनाकर रहते थे। वहां जीवन थोड़ा खुला था, लेकिन खतरा वहां भी कम नहीं था। उस दौर में कोई राजा नहीं था, कोई नौकर नहीं था, सब बराबर थे। अगर कोई बीमार पड़ता तो पूरा समूह उसकी देखभाल करता। अगर कोई बच्चा अनाथ हो जाता तो पूरा कबीला उसे गोद ले लेता। वे समझ चुके थे कि इस खतरनाक दुनिया में अकेला इंसान कमजोर है, लेकिन एक समूह अजेय है। यही एकता उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उनके पास घर था, उनके पास आग थी, उनके पास एक दूसरे का साथ था। लेकिन एक चीज की कमी थी, पेट की भूख। भारत के जानवर तेज थे और उनके पुराने भारी हथियार अब काम के नहीं रहे थे। तो फिर सवाल है, उन्होंने खुद की अस्तित्व बचाए रखने के लिए भारी पत्थरों से आगे बढ़कर पहला तेज ब्लेड कैसे बनाया? और उनकी वह मिसाइल टेक्नोलॉजी क्या था जो पल भर में जानवरों को खत्म कर देता था? आखिर कैसे? पत्थरों को तोड़ने वाले इंसान ने दुनिया का पहला ब्लेड बनाया। समय बदल रहा था, भारत के जंगल बदल रहे थे। अब वो विशाल और सुस्त जानवर जैसे स्टेगोडन इतिहास बन चुके थे। उनकी जगह ले ली थी बिजली की रफ्तार से दौड़ने वाले हिरणों, चालाक खरगोशों और आसमान में उड़ने वाले पक्षियों ने। हमारे पूर्वजों के हाथ में जो भारी भरकम पत्थर के हथियार थे, वो इन नए जानवरों के सामने खिलौने बन चुके थे। जरा सोचिए, क्या एक भारी पत्थर से उड़ती चिड़िया को मारा जा सकता है? नामुमकिन। रोज शाम को जब शिकारी खाली हाथ थके हारे गुफा में लौटते तो वहां सन्नाटा छा जाता। कबीले का लीडर अपनी भूखी नस्ल को देखता होगा तो उसकी आंखों में सिर्फ एक ही डर होता होगा, अगर हमने बदलने में देर की तो हमारा इतिहास यहीं खत्म हो जाएगा। इंसान को जिंदा रहने के लिए एक तकनीकी क्रांति, टेक रिवॉल्यूशन की जरूरत थी। और फिर संकट की उसी घड़ी में इंसान के दिमाग की बत्ती जली। उसने सोचा, हथियार का बड़ा होना जरूरी नहीं, उसका तेज और सटीक होना जरूरी है। उसने पत्थरों को तोड़ना बंद किया और उन्हें तराशना शुरू किया। उसने बनाए माइक्रोलिथ इंच भर के छोटे ब्लेड जैसे धारदार टुकड़े। पुरातत्व विज्ञान इसे सिर्फ पत्थर कहता है, लेकिन असल में यह उस जमाने की मिसाइल टेक्नोलॉजी थी। उन्होंने इन नन्हे जानलेवा पत्थरों को लकड़ियों और हड्डियों की नोक पर चिपकाया। अब उनके हाथ में भाला था, तीर और कमान था। अब वे झाड़ियों में छिपकर मीलों दूर से बिना आहट किए तेज रफ्तार हिरण का सीना चीर सकते थे। यह सिर्फ कहानी नहीं है,
आज भी राजस्थान के बाघोर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ की मिट्टी में दबे ये हजारों साल पुराने नन्हे हथियार गवाही देते हैं कि इंसान ने अपने बाहुबल से नहीं बल्कि अपनी अक्ल से अपनी भूख को हरा दिया था। क्या आप मान सकते हैं कि आज का सूखा महाराष्ट्र कभी शुतुरमुर्गों ऑस्ट्रिचेस का घर था? जी हां, महाराष्ट्र के पाटनी गांव में हमें शुतुरमुर्ग के अंडों के 25,000 साल पुराने छिलके मिले हैं। एक शुतुरमुर्ग का अंडा मुर्गी के 24 अंडों के बराबर होता था। सोचिए, एक अंडा और पूरे परिवार का पेट भर गया। ये उनका सबसे बड़ा खजाना था। वे न सिर्फ इसे खाते थे बल्कि इसके मजबूत छिलकों को पानी पीने के प्याले बोल्स की तरह इस्तेमाल करते थे। लेकिन जंगल में सिर्फ शिकार नहीं चल रहा था। गुफाओं के बाहर महिलाओं ने एक और मोर्चा संभाला हुआ था। जंगल हरियाली से भरा तो था, लेकिन हर पत्ती खाने लायक नहीं थी। हजारों सालों के तजुर्बे से उन्होंने सीखा कि कौन सा कंदमूल मीठा है और कौन सा जंगली चावल पकाया जा सकता है। यही वो सिलेक्शन था जो आगे चलकर खेती एग्रीकल्चर की नींव बनने वाला था। वे धीरे धीरे समझ रहे थे कि नेचर की सुपरमार्केट से क्या खरीदना है। उस दौर में पैसा नहीं था, बैंक नहीं थे, लेकिन एक इकॉनमी शुरू हो चुकी थी। यह इकॉनमी भरोसे पर चलती थी। नियम कड़ा था। अगर आज शिकार तुम लाए हो तो तुम अकेले नहीं खाओगे, तुम बांटोगे। क्यों? क्योंकि कल शायद तुम खाली हाथ लौटो, तब कोई और तुम्हें अपना निवाला देगा। इसे आज हम शेयरिंग कहते हैं। यही वो आदत थी जिसने जानवरों की भीड़ को इंसानों का समाज बना दिया। लेकिन जंगल का सबसे कीमती और ताकतवर खजाना जमीन पर नहीं बल्कि हवा में झूलता था। सैकड़ों फीट ऊपर ऊंची और जानलेवा सीधी खड़ी चट्टानों पर था। शहद भीमबेटका की दीवारों पर मिले चित्र हमें बताते हैं कि हमारे पूर्वज सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि बेहद चालाक भी थे। शहद पाना शेर का शिकार करने से भी ज्यादा खतरनाक था। जरा सोचिए, उस आदिमानव के पास आज की तरह कोई सेफ्टी गियर नहीं था। वे पेड़ों की मजबूत लताओं और रेशों से रस्सियां बनाते थे। एक तरफ नीचे हजारों फीट गहरी खाई होती थी और दूसरी तरफ हजारों गुस्साए मधुमक्खियां। लेकिन इंसान ने दिमाग लगाया। वे जानते थे कि मधुमक्खियों से लड़कर नहीं जीता जा सकता, इसलिए उन्होंने धुएं स्मोक का इस्तेमाल किया। वे मशाल जलाकर धुएं से मधुमक्खियों को शांत करते और फिर बहुत सावधानी से छत्ते से शहद निकाल लेते। यह सिर्फ स्वाद के लिए नहीं था। शहद उस दौर का सुपर एनर्जी फूड था, कुदरत का दिया हुआ सबसे शुद्ध ग्लूकोज। पेट की आग बुझ चुकी थी, लेकिन दिमाग में एक नई हलचल शुरू हो गई थी। आज भी मध्य प्रदेश की भीमबेटका की चट्टानों पर हजारों साल पुराने लाल रंग के निशान मौजूद हैं। आखिर क्या बनाया है उन्होंने इन दीवारों पर? कहीं शिकार करते हुए इंसान, तो कहीं नाचते हुए समूह और कहीं अजीबोगरीब जानवर। क्या यह सिर्फ सजावट थी या फिर इंसान के जादू और आत्मा से जुड़ने की पहली कोशिश? एक रात गुफा के अंदर गहरी खामोशी थी। बाहर बारिश हो रही थी, लेकिन आग के पास बैठा इंसान कुछ सोच रहा था। वह अपने हाथ को देख रहा था, फिर अपने साथी के चेहरे को और फिर उस अंधेरी खुरदरी दीवार को। उसके मन में शिकार और पेट से परे कुछ सवाल तैरने लगे। मैं कौन हूं? ये जंगल, ये जानवर, ये तारे मुझसे क्या कह रहे हैं? इन सवालों का जवाब उस वक्त की किसी भाषा में नहीं था। इसलिए उसने एक लाल रंग का पत्थर उठाया, उसे पीसा और गुफा की दीवार पर एक लकीर खींच दी। यही था इंसान का पहला अक्षर। यही थी कला की शुरुआत। मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाओं में आज भी वो चित्र मौजूद है। लेकिन जरा सोचिए, उन्होंने वो चित्र क्यों बनाए? वह कोई आर्ट गैलरी नहीं थी। वहां कोई दर्शक आने वाला नहीं था। अंधेरी गुफाओं में मशाल की रोशनी में उन्होंने जानवरों के चित्र बनाए, नाचते हुए इंसानों के चित्र बनाए। शायद ये एक जादू था। उनका मानना था कि अगर वे दीवार पर शिकार को कैद कर लेंगे तो अगले दिन जंगल में भी शिकार उनकी मुट्ठी में होगा। ये चित्रकारी उनकी उम्मीद थी, उनकी प्रार्थना थी। लेकिन बदलाव सिर्फ दीवारों पर नहीं, उनके शरीरों पर भी हो रहा था। इंसान ने पहली बार खुद को सजाना शुरू किया। शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलकों को घिसकर उनमें छेद करके उन्होंने मनके बनाए और गले में पहन लिया। यह फैशन नहीं था, यह पहचान, आइडेंटिटी थी। यह दुनिया को बताने का तरीका था कि मैं हूं, मैं अलग हूं, मेरी एक कहानी है।
जानवर सिर्फ जीते हैं, लेकिन इंसान अपनी पहचान बनाना चाहता था। और फिर उन्होंने जीवन के सबसे कड़वे सच का सामना किया, मौत। जानवरों की दुनिया में जब कोई मरता है तो उसे वहीं छोड़ दिया जाता है। गिद्ध उसे खा जाते हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों ने ऐसा नहीं किया। जब उनका कोई साथी, कोई बुजुर्ग या कोई बच्चा हमेशा के लिए सो गया तो उन्होंने उसे जंगल में नहीं फेंका। उत्तर प्रदेश के सराय, नाहर राय और महदहा में मिली हजारों साल पुरानी कब्रें हमें एक भावुक कहानी सुनाती हैं। उन्होंने गड्ढा खोदा, अपने प्रियजन को बहुत प्यार से उसमें लिटाया और ध्यान दीजिए, उन्होंने उसे खाली हाथ नहीं भेजा। उन्होंने उसके साथ उसका पसंदीदा भाला रखा, मांस रखा और गहने रखे। क्यों? क्योंकि इतिहास में पहली बार इंसान यह मान रहा था कि मौत अंत नहीं है। उन्हें लगा कि मरने के बाद भी एक सफर है, एक दूसरी दुनिया है, जहां उसे भूख लगेगी, जहां उसे हथियारों की जरूरत होगी। यही आत्मा का पहला विचार था, यही धर्म की पहली नींव थी। गुफाओं में कहानियां गूंजने लगीं। बुजुर्ग आग के पास बैठकर बच्चों को बताने लगे कि कैसे उन्होंने शेर का सामना किया, कैसे उन्होंने नदियां पार की। ज्ञान अब एक दिमाग से दूसरे दिमाग में जा रहा था। इंसान अब सिर्फ शिकारी नहीं था, वह एक चिंतक, थिंकर बन चुका था। वह सपने देखने लगा था। लेकिन ये घुमंतू जीवन, ये शिकार, ये गुफाएं अब पीछे छूटने वाली थीं। इंसान के इतिहास में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो सब कुछ बदलने वाला था। वह भोजन उगाने वाला था। गुफाओं से निकलकर खुले मैदानों में शहर बसने वाले थे। पत्थर की नालियां, विशाल स्नान गृह और हड़प्पा जैसी अद्भुत सभ्यता, जिसे देखकर आज का इंजीनियर भी सोच में पड़ जाए। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। सनौली और हस्तिनापुर की खुदाइयों से शाही रथ और हथियार मिले हैं, जो महाभारत में वर्णित पांडव कौरव युद्ध से मेल खाता है। तो क्या महाभारत सिर्फ एक कथा है या सच में इतिहास में घटित हुआ था? भारत के इतिहास में आज से लगभग 9000 साल पहले एक ऐसा पल आया जिसने इंसान की नियति ही बदल दी। लाखों सालों से भोजन के पीछे भागते हुए हमारे पूर्वजों ने भागना बंद कर दिया। वजह थी एक नन्हा सा बीज। इंसान को समझ आ गया था कि पेट भरने के लिए जंगल में भटकना जरूरी नहीं, भोजन को अपनी जमीन पर उगाया जा सकता है। शिकारी इंसान अब किसान बन चुका था। नदियों के किनारे कच्ची मिट्टी की दीवारें उठीं और इंसान को उसका पहला परमानेंट एड्रेस मिल गया। समय का पहिया तेजी से घूमा। ये छोटे गांव कस्बों में बदलने लगे और फिर मेहरगढ़ से शुरू हुआ यह सफर भारत के पश्चिमी हिस्से में एक महानगरीय विस्फोट में बदल गया। आज से 5000 साल पहले, जब पूरी दुनिया कबीलों और झोपड़ियों में रह रही थी, तब भारत में जन्म ले रही थी दुनिया की सबसे आधुनिक सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। जरा कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले के वे लोग शहरी नियोजन, अर्बन प्लानिंग के उस्ताद थे। उनकी सड़कें आज के गांवों की तरह टेढ़ी मेढ़ी नहीं थीं। वे एक दूसरे को ठीक 90 डिग्री राइट एंगल पर काटती थीं। हड़प्पा के शहरों में हर मकान, हर गली एक सलीके से बनी थी। यहां तक कि मकान बनाने वाली ईंटों का अनुपात, रेशियो भी पूरी सभ्यता में 4:2:1 ही रहता था। चाहे शहर हजारों मील दूर हो, ईंटों का यह स्टैंडर्ड साइज दिखाता है कि उनकी शासन व्यवस्था कितनी मजबूत और संगठित थी। लेकिन हड़प्पा की सबसे बड़ी गहराई उनके महलों में नहीं, बल्कि उनकी नालियों, ड्रेनेज सिस्टम में छिपी थी। हर घर का अपना बाथरूम था। गंदा पानी निकालने के लिए पक्की और ढकी हुई नालियां बनाई गई थीं। इन नालियों में जगह जगह पर मैनहोल्स छोड़े गए थे ताकि कचरा साफ किया जा सके। और फिर आता है मोहनजोदड़ो का वह विशाल स्नानागार। यह महज एक कुंड नहीं था, बल्कि प्राचीन इंजीनियरिंग का चमत्कार था। इसे वाटरप्रूफ बनाने के लिए उन लोगों ने ईंटों के ऊपर नेचुरल बिटुमेन यानी प्राकृतिक डामर की परत चढ़ाई थी। हजारों सालों बाद भी वह पानी को रोकने में सक्षम था। वहां पानी भरने के लिए अलग कुआं था और गंदा पानी निकालने के लिए एक विशाल आउटलेट। यह दिखाता है कि वे पानी के प्रबंधन, वाटर मैनेजमेंट के कितने बड़े जानकार थे। हड़प्पा के शहरों का आर्किटेक्चर दुनिया का पहला स्मार्ट सिटी मॉडल था। क्या आप जानते हैं, उनके घरों के दरवाजे कभी मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलते थे।
वे पीछे की गलियों में खुलते थे। यह प्राइवेसी और धूल मिट्टी से बचने का एक अनोखा तरीका था। हर घर का अपना आंगन था, रोशनी और ताजी हवा के लिए। 5000 साल पहले आधुनिक वेंटिलेशन का ऐसा उदाहरण कहीं और नहीं मिलता। हड़प्पा के शहरों का आर्किटेक्चर दुनिया का पहला स्मार्ट सिटी मॉडल था। और अगर आप हड़प्पा सभ्यता के ऐसे ही उन्नत आर्किटेक्चर, शहरों की प्लानिंग और उनकी चौंकाने वाली तकनीक के बारे और जानना चाहते हैं तो कमेंट में अवश्य बताइए। लेकिन जैसे जैसे हम सिंधु सभ्यता से गंगा के मैदानों की ओर मुड़ते हैं, इतिहास एक नया और रोमांचक मोड़ लेता है। जहां एक तरफ हड़प्पा में शांति और व्यापार था, वहीं दूसरी तरफ उत्तर भारत की जमीन को कुरेदने पर कुछ ऐसे राज मिलते हैं जो हमारी महाकाव्य में वर्णित महाभारत की युद्ध को प्रमाणित करता है। हम बात कर रहे हैं सिनौली की। साल 2005 और फिर 2018 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को यहां जो मिला, उसने हजारों साल पुराने इतिहास को हिलाकर रख दिया। जमीन के सीने से निकले हैं 2 पहियों वाले शाही रथ, चैरियट्स। इतिहासकार पहले कहते थे कि भारत में रथ और घोड़े बाहर से आए, लेकिन सिनौली ने साबित कर दिया कि भारत में अपने खुद के रथ थे। ये तांबे से मढ़े हुए थे, जो इनकी मजबूती और शाही ठाठ को दिखाते हैं। यहां से मिली एंटीना स्वर्ड्स, तांबे की मूंठ वाली 8 विशाल तलवारें, जो आज भी वैसी ही धारदार लगती हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके बताइए कि अगले डॉक्यूमेंट्री किस टॉपिक पर होना चाहिए। और अगर आप भी ऐसा ही वीडियो बनाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी से जुड़े। और ये वीडियो आप किस राज्य से देख रहे हैं, यह भी कमेंट में बताएं।